हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। मैं हूं मिसेस प्रिया सिंह एंड वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टार कैरियर इंस्टीट्यूट। आज मैं यहाँ पे आपके सामने फिर से एक और लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। आज हम क्लास 11 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके एक न्यू बैच के साथ साथ जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं, ऑब्वियस ही बात है उनके लिए न्यू बैच है। और साथ ही साथ 11th के साथ साथ हम लोग नीट 2020 की भी तैयारी करेंगे, ठीक है। तो आने वाले टाइम में आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अपने जो नीट की प्रिपरेशन है इस लेक्चर के साथ साथ कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही ध्यान से और कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम जो अपना जो क्लास 11th का सिलेबस है बायोलॉजी का, वो स्टार्ट करेंगे। बेटा, बायोलॉजी में टोटल 22 चैप्टर्स हैं इन NCERT बुक, ठीक है ना, जिसको टोटल 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला यूनिट है वो हम स्टार्ट करेंगे और पहले यूनिट में टोटल 4 चैप्टर्स हैं। तो वो 4 चैप्टर के नाम आप देख सकते हो। जो पहला चैप्टर है दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, जो हम आज स्टार्ट करेंगे अपने कोर्स में। जो दूसरा चैप्टर है दैट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तीसरा चैप्टर है प्लांट किंगडम और चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पे जनरली आप इस बात का ध्यान रखें कि 11th में आप एकदम बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। आपको एक एक चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आपको नीट में कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के पूछे जा सकते हैं और हम उन पे भी ज़्यादा फोकस करेंगे। जो मैं आपको पढ़ाने के साथ साथ ये भी बताऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, किस लेसन से कितने क्वेश्चंस फॉल हुए थे, ठीक है ना। तो वो मैं लेक्चर के साथ साथ आपको डिटेल में बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि है द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें आपको बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है। ये पढ़ना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस अर्थ पे कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे वो उनकी क्या क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है, कैसे हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर में ये देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे उनकी जब यहाँ ओरिजिन हुई थी तो उनको रिकॉग्नाइज करने का तरीका, उनको नेमिंग देने का तरीका, नाम देने का तरीका, उनको किसी कैटेगरी में कैसे रखने का तरीका, कैसे क्लासिफाई किया जाता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम उनके कुछ यूनिक फीचर्स देखेंगे जो उनको इस अर्थ पे दूसरे स्पीशीज से क्या बनाता है, डिफरेंट बनाता है। तो सबसे पहले तो बात हम यही करते हैं कि लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज लिविंग, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो व्हाट इज लाइफ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं लाइफ की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। बेसिकली लाइफ की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आप लाइफ को अपने तरीके से कैसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सबके हिसाब से कुछ ना कुछ डेफिनेशन होता है। मैंने यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी है दैट इज लाइफ कैन बी डिफाइंड एज कॉम्प्लेक्स फिजिको-केमिकल प्रोसेस विच हैव यूनिक इंट्रिंसिक एबिलिटी to procreate and thus penetrate in nature with variation, ठीक है ना। लाइफ एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शंस होते हैं और जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस कैपेबल बनाता है कि वो इस अर्थ पे इतनी कैपेबिलिटी जनरेट कर सके कि वो अपने ही जैसा यंग वंस प्रोड्यूस करके अपनी आइडेंटिटी को इस अर्थ पे मेंटेन कर सके, ठीक है ना। साथ ही साथ वेरिएशन के साथ इस नेचर में एग्जिस्ट कर सके। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस अर्थ पे आपको दिखाई देते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनमें वेरिएशंस तो पाई जाती है। वेरिएशंस को हम हिंदी में कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या होता है कि जब कोई एक जीव किसी दूसरे जीव से किसी ना किसी बेसिक कैरेक्टर में, फीचर्स में, यानी लक्षण में एक दूसरे से क्या दिखते हैं, डिफरेंट दिखते हैं। तो ये वेरिएशंस ही जो होते हैं हमें उनको पहचानने में, रिकॉग्नाइज करने में मदद करते हैं और साथ ही साथ यही वेरिएशन होता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सरवाइव करने में यानी जीने में क्या करता है, मदद करता है। तो यहाँ पे हम यही देखेंगे कि लाइफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ को बेसिकली हम उनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी डिफाइन कर सकते हैं। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से टोटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। अब लिविंग को हिंदी में सजीव कहते हैं और नॉन लिविंग को क्या कहते हैं, निर्जीव।
तो ऑब्वियस सी बात है, सजीव का मतलब जिसमें जान है, ठीक है ना, और निर्जीव जिसमें कोई भी जान नहीं है। तो अगर नॉर्मल देखा जाए तो 2-4 फीचर्स तो आप भी बता सकते हो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से कैसे डिफरेंट है। कुछ बेसिक प्रोसेसेस जो होते हैं हमारे अंदर दिखाई देते हैं जो नॉन लिविंग में नहीं होते हैं, तो उनके आधार पे हम उनको क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं या उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनके बीच में अंतर किया जा सकता है। तो आइए कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स की हम बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो 5 मेन फीचर्स की हम डिस्कशन करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ठीक है, बट मेन यहाँ पे 5 फीचर्स जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। तो जो मेन फीचर्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के, सबसे पहला है ग्रोथ, दूसरा है रिप्रोडक्शन, तीसरा है मेटाबॉलिज्म, चौथा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पांचवा है कॉन्शियसनेस, सिक्स्थ है लोकोमोशन, सेवेंथ है रेस्पिरेशन, इसी तरीके से और भी बहुत सारे हैं जैसे कि एक्सक्रीशन हो गया, होम्योस्टेसिस हो गया, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेथ। तो ये कुछ मेन फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, जीवों के, जो उनको नॉन लिविंग से क्या करती है, अलग करती है। जो मेन फीचर्स है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये फीचर्स हैं, ठीक है ना, जिसमें से मैंने आपको बताया कि मेन फर्स्ट 5 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। ये फीचर्स है जिसको हम लोग ग्रोथ यानी जनन, रिप्रोडक्शन ग्रोथ यानी वृद्धि, रिप्रोडक्शन जनन, मेटाबॉलिज्म उपापचयी क्रियाएं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कोश के संगठन, एंड कॉन्शियसनेस चेतना। ये 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बनाते हैं। इसमें से भी 2 जो पहले फीचर्स हैं जिसको हम लोग ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कहते हैं, यानी वृद्धि और जनन की बात करते हैं, तो इसे हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। तो बेटा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी से आप क्या समझते हो, अगर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि इसमें से डिफाइनिंग प्रॉपर्टी जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विशिष्ट लक्षण। अब विशिष्ट लक्षण क्या होता है, विशिष्ट लक्षण का या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है जिसमें कोई भी एक्सेप्शंस ना हो, ठीक है ना। तो आइए हम एक एक करके देखते हैं कि आखिर ये कौन से ऐसे 2 फीचर्स है जो उसको हमने डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है, बट स्टिल इट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिफ्रेंशिएट करता है उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। तो बेटा जनरली ग्रोथ टर्म तो आपने सुना ही होगा अपने लाइफ में। आप क्या समझते हो ग्रोथ क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक हो जाना ग्रोथ कहलाता है, ठीक है ना। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है जब छोटे से बड़ा हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे कि उसकी बॉडी में ग्रोथ हुई है, इसलिए वो छोटे से क्या हो गया, बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो जनरली हम ग्रोथ का मतलब यही समझते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ की जो डेफिनेशन दी हुई है उसको 2 तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहला ये बोला गया है कि इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन नंबर यानी संख्या में वृद्धि, संख्या में वृद्धि। तो जो संख्या में वृद्धि है वो क्या दर्शाती है,
पहला जो कैरेक्टर है दैट इज ग्रोथ, ठीक है ना। ग्रोथ जो है वो वृद्धि कहलाता है। वृद्धि का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में बढ़ोतरी होना, ठीक है ना। कोई एक बच्चा छोटा सा है, छोटे से बड़ा हो गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से हम ग्रोथ को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। पहला जैसे मैंने लिखा है इंक्रीज इन नंबर, संख्या में वृद्धि जो होता है वो क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। इसी तरीके से हम कह सकते हैं सेकेंड इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन मास, मास को हम लोग कहेंगे भार में वृद्धि। तो अगर भार में भी किसी प्रकार की वृद्धि हो रही है तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे, ठीक है ना। तो अब जैसे यहाँ पे हम पहली बात कर लेते हैं, इंक्रीज इन नंबर की बात कर लेते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए कि कोई भी एक सेल है, ठीक है ना, सपोज सिंगल सेल है, एक कोशिका है, ये क्या करती है, डिवाइड करती है। तो जब डिवाइड करती है तो एक से कितनी कोशिकाएं बनाती है, दो कोशिका बनाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वन सेल से कितने सेल बने, आपके दो सेल बने। फर्दर ये दो सेल आगे ग्रो करेंगी, मतलब साइज में बड़ी हो जाएंगी, और फिर से ये क्या करेंगी, डिवाइड करेंगी। जब फिर से डिवाइड करेंगी तो एक सेल से फिर से दो सेल बनेंगे, और इस सेल से भी फिर से दो सेल बनेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब सेल्स की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे 1 से 2, 2 से 4, फिर 4 फर्दर डिवाइड करके कितने सेल्स बनाएंगे, 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे धीरे धीरे सेल की जो नंबर है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे सेल के नंबर में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर मैं इंक्रीज इन मास की बात करूं, भार में वृद्धि की बात करूं, तो आप लिख सकते हैं कि सपोज ये सेल है, ठीक है ना, ये अभी छोटा है, जिसे हम लोग डॉटर सेल्स कहेंगे। धीरे धीरे इसका साइज बढ़ेगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस सेल के बड़े होते ही इसके भार में क्या आगे, इसके आयतन में, इसके वॉल्यूम में क्या होगी, इंक्रीमेंट होगी, ठीक है ना। तो ये जो इसका साइज जो बड़ा हुआ है, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, ग्रोथ से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हो कि हम छोटे से धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। पहले छोटे से इन्फेंट होते हैं, फिर बच्चे होते हैं, फिर उसके बाद एडल्ट हो जाते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे हमारी बॉडी में भी बहुत सारी ग्रोथ होती है, ठीक है। हमारे ऑर्गन्स में ग्रोथ होती है, हमारे बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारे स्किन में, हमारे मसल्स में, इन सभी में ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ये जो ग्रोथ हो रही है ना, वो क्या दिखाती है, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या आपने कभी नॉन लिविंग में ग्रोथ होते हुए देखा है, ठीक है, नहीं देखा है। ऐसा तो है नहीं कि ये मार्कर है, आज इतना है, कल ग्रो करके इतना बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये इतना ही रहेगा, ये 10 साल बाद भी इतना ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये जो है एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सजीवों का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुख्य लक्षण होता है वृद्धि। लेकिन एक चीज ये जाती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे दो ऐसे कैरेक्टर्स है जिसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है। तो उसमें सबसे पहले बात ग्रोथ की भी आ जाती है। ये जो है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, इसको आप लिख सकते हो नॉट ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, जीवों का मुख्य लक्षण नहीं है, मेन कैरेक्टर नहीं है। कैरेक्टर जरूर है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जरूर है, बट एकदम विशिष्ट जो स्पेसिफिक सिर्फ लिविंग के लिए ही लागू हो, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी फीचर में, जब भी किसी थ्योरी में अगर कोई एक्सेप्शंस आ जाती है तो वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रहती है। इसीलिए कुछ इसमें भी एक्सेप्शंस है। जैसे मैंने आपको कहा कि इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास इज नोन एज ग्रोथ। भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। तो कुछ एक्सेप्शन अगर आ जाए तो वो उसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रह जाता। हालांकि जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है वो वृद्धि नहीं दर्शाता, बट एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस कैन कॉज इंक्रीज इन देयर साइज और ग्रोथ, ठीक है ना। किसी भी सतह पर कोई भी जमाव, किसी भी पदार्थ का जमाव जो है वो उसके साइज की बढ़ोतरी में क्या कर सकता है, योगदान दे सकता है। अब मैं किसकी बात कर रही हूँ, नॉन लिविंग की बात कर रही हूँ। सपोज कीजिए कोई सैंड ड्यून्स है, आपने रेत के टीले देखे होंगे, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि रेत के टीले होते हैं, कुछ इस तरीके से रेत के टीले होते हैं। अब ये रेत के टीले हैं, सपोज आंधी आई, बहुत तेज आंधी आई, तो आंधी के साथ साथ रेत उड़ के दूर दूर तक जाती है, मिट्टी उड़ के जाती है। वो रेत के जो टीले हैं उसमें मिट्टी उड़ते हुए
जमा हो गई। ठीक है, तो ये जमा होने से क्या हुआ, आपने देखा पहले रेत का जो साइज था वो इस था, और जैसे ही एक्यूमुलेशन हुआ वहां पे मिट्टी का जमा हुआ तो उसका साइज बढ़ के क्या हो गया, इतना हो गया। ठीक है ना, तो ये जो एक्यूमुलेशन हुआ है, पदार्थ इकट्ठा हुआ है, मिट्टी इसके ऊपर इकट्ठा हुई है, उसने सैंड ड्यून्स, इस रेत के टीले के साइज को क्या कर दिया, बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे जब ऐसा कुछ कंडीशन आ जाता है तो यहाँ पे ये जो ग्रोथ कैरेक्टर है वो पर्टिकुलर हम लिविंग के लिए नहीं कह सकते। हमने क्या बोला कि ये सैंड ड्यून्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। कैसे मिली है, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ मटेरियल ऑन इट्स सरफेस, सतह पर पदार्थ के इकट्ठा होने से। ठीक है ना, या आप कह सकते हो जमाव होने से। तो आपने देखा कि जब भी किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट पे कोई भी पदार्थ इकट्ठा होता है, एक्यूमुलेट होता है, डिपॉजिट होता रहता है, तो उसके साइज में वृद्धि देखने को मिलती है। तो वो उसके भी फीचर या कैरेक्टर कहलाती है, जिसकी वजह से हम ग्रोथ को, वृद्धि को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी यानी विशिष्ट लक्षण नहीं कहते हैं। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि क्यों हम ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। अब हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। भार में वृद्धि और संख्या में वृद्धि जो होती है वो क्या कहलाती है, ग्रोथ कहलाती है। अब ग्रोथ के मैंने एग्जांपल भी आपको बता दिए, जैसे कोई भी सेल है वो धीरे धीरे डिवाइड होके अपनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ाते जा रहा है, अपनी संख्या बढ़ाते जा रहा है, तो उसको भी ग्रोथ कहेंगे। कोई बच्चा छोटे से बड़ा हो गया, ठीक है ना, तो उसमें जो बॉडी में चेंजेस आ रही है जिसकी वजह से उसके साइज और शेप में बदलाव आ रहा है, आकार में बदलाव आ रहा है, तो वो भी क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है, जिसे हम भार में वृद्धि कहते हैं। ठीक है ना। अब ग्रोथ जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ग्रोथ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ, दूसरा है एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। इसको हम लोग बोलेंगे अंतःवृद्धि, अंतःवृद्धि, और इसको बोलेंगे बाह्य वृद्धि। तो आपको नाम से क्लियर होगा इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक ग्रोथ का क्या मतलब होता है। इंट्रिंसिक मतलब इंटरनली, अंदर से, और एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। ठीक है ना। तो जब भी कोई ग्रोथ जो होती है आपको इंटरनली यानी आंतरिक तरीके से देखने को मिलती है, तो उस ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःवृद्धि कहते हैं। और जब कोई ग्रोथ आपको बाहर से देखने को मिलती है, एक्सटर्नली देखने को मिलती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। ठीक है ना। तो इंटरनली अब देखो यहाँ पे मैं देखूं तो इंट्रिंसिक ग्रोथ केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो आप केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है ना। ओवरऑल ग्रोथ को आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कह सकते, लेकिन अगर मैं केवल इंट्रिंसिक ग्रोथ की बात करूं तो आप इसको केवल डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कह सकते हैं। ठीक है ना। और एक्सटर्नल जो ग्रोथ होती है डिफाइनिंग नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल जो होती है वो लिविंग में भी हो सकती है और नॉन लिविंग में भी हो सकती है। ठीक है। तो बोला गया जनरली एक्सटर्नल जो होते हैं नॉन लिविंग में देखने को मिलते हैं, क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस जमा होता रहता है। ठीक है ना। मटेरियल जो होते हैं उसके सरफेस पे इकट्ठे होते रहते हैं। तो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ आपको नॉन लिविंग में देखने को मिलेगा। इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। जनरली हमारी बॉडी में सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। सेल्स जो है डिवाइड होके टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज से अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं। तो वहाँ पे भी धीरे धीरे साइज में चेंजेस देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है। साथ ही साथ हमारी बॉडी में सेल्स के नंबर भी बढ़ते रहते हैं। तो ये टाइप की जो ग्रोथ होती है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। तो ये था 2 टाइप का ग्रोथ, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है ना। फर्दर इंट्रिंसिक ग्रोथ को, किसको, इंट्रिंसिक ग्रोथ को यानी अंतःवृद्धि को फिर से आगे 2 भागों में विभाजित किया गया है। वो कौन कौन सा है। सबसे पहला है इंट्रिंसिक ग्रोथ को 2 पार्ट
पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है इनडेटर्मिनेट, जिसे हम अनलिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। फिर है डिटर्मिनेट, जिसे हम लिमिटेड ग्रोथ भी कहते हैं। इनडिटर्मिनेट यानी अनलिमिटेड ग्रोथ को हम लोग क्या कहते हैं? असीमित वृद्धि। असीमित वृद्धि। इसी तरीके से लिमिटेड को हम लोग क्या कहते हैं? सीमित वृद्धि। ठीक है, ये दो टाइप्स है, इनडिटर्मिनेट अनलिमिटेड ग्रोथ, डिटर्मिनेट लिमिटेड ग्रोथ। ठीक है ना, अब इन दोनों को देख लेते हैं होता क्या है। इनडिटर्मिनेट और अनलिमिटेड ग्रोथ का मतलब होता है जिसमें कोई सीमा नहीं होती और ग्रोथ जो होती है पर्टिकुलरली लाइफ टाइम जो है वो चलती रहती है। तो जो इस टाइप का इंडेफिनिट, इनडिटर्मिनेट या अनलिमिटेड ग्रोथ जो होता है वो आपको जनरली किस में देखने को मिलता है? ऑब्वियस ही बात है, प्लांट्स में देखने को मिलता है, क्योंकि प्लांट ही ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या करता रहता है? वृद्धि यानी ग्रोथ जो है वो शो करता है। ठीक है, प्लांट में आपको पता है मेरिस्मेटिक टिश्यूज, मेरिस्मेटिक सेल्स पाए जाते हैं जो उसके ग्रोथ के लिए, लाइफ टाइम ग्रोथ के लिए क्या होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अनलिमिटेड ग्रोथ या इनडिटर्मिनेट ग्रोथ जो होता है वो आपको किस में देखने को मिलेगा? प्लांट्स में यानी पेड़ पौधों में देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर डिटर्मिनेट या लिमिटेड ग्रोथ की हम बात करें, सीमित वृद्धि की बात करें, तो ये जनरली आपको एनिमल्स में देखने को मिलेगा, जानवरों में देखने को मिलेगा, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात कर ले तो हमारी एक पर्टिकुलर एज होती है जहाँ तक हम क्या करते हैं? अपनी ग्रोथ शो करते हैं। उसके बाद हमारी बॉडी की जो ग्रोथ की कैपेसिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम, और एक एज तक आके वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, सीमित हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? लिमिटेड या फिर डिटर्मिनेट ग्रोथ यानी सीमित वृद्धि। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार की ग्रोथ है, इंट्रिंसिक ग्रोथ जिसमें दो थे, इनडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट ग्रोथ, यानी असीमित वृद्धि और सीमित वृद्धि। तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो आपको पता चल गया कि ग्रोथ क्या होता है, क्यों हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है। ग्रोथ को हमने दो तरीके से डिफाइन किया गया, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास यानी संख्या में वृद्धि और भार में वृद्धि। इसी प्रकार से हमने ये देखा कि ग्रोथ को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमने पढ़ा एक तो था आपकी आंतरिक वृद्धि और दूसरा था बाह्य वृद्धि। ठीक है ना, इंट्रिंसिक ग्रोथ है ना एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ये भी मैंने आपको बताया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है, सजीवों में देखने को मिलता है, जबकि एक्सट्रिंसिक ग्रोथ जो होता है वो आपको नॉन लिविंग में यानी निर्जीवों में भी देखने को मिलता है। इंट्रिंसिक ग्रोथ को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, आपने अभी समझ लिया इसको, जो लिमिटेड है और अनलिमिटेड ग्रोथ है। ठीक है ना, तो आई होप आपको ग्रोथ की जो प्रॉपर्टी है वो क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, वो भी हम देख लेते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं जनन। ठीक है ना, तो जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है? इसको आप कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। इट इज द एबिलिटी टू प्रोक्रिएट। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच न्यू ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का निर्माण होता है। ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए जीव का निर्माण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है ना, तो रिप्रोडक्शन जो होता है ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इसेंशियल फीचर है। ठीक है, तो इसेंशियल फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है, बट स्टिल वही बात आ जाती है यहाँ पे रिप्रोडक्शन को भी नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी कहा गया है। नॉट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ये कोई विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो रिप्रोडक्शन कैसे डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है? इसका मतलब ये क्या कि नॉन लिविंग भी रिप्रोड्यूस करते हैं? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, एक्सेप्शन जरूर है। मैंने आपको बताया था जहां एक्सेप्शन होगा वहां पे ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग हिंदी में अलैंगिक जनन कहेंगे और सेक्सुअल को हम लोग क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। तो बेटा एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन यही डिफरेंस है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सिंगल पेरेंट का मतलब केवल एक ही जनक भाग लेगा, ठीक है ना। अब एक ही जनक का मतलब क्या हो गया, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है ना, या फिर नर होगा या फिर मादा होगा। अगर वो अकेला ही किसी नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किसके अंदर आएगा, अलैंगिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, 2 जनक भाग लेते हैं जिसमें एक मेल होता है और एक फीमेल होती है, यानी एक नर होगा और एक मादा होगी, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा डिफरेंस हम देख लें तो यहाँ पे नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड, यहाँ पे किसी भी प्रकार के युग्मक का निर्माण नहीं होता है, नो गैमेट्स आर फॉर्म्ड। लेकिन यहाँ पे गैमेट्स आर फॉर्म्ड यानी युग्मक जो है वो बनते हैं, ठीक है ना। गैमेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। यहाँ पे युग्मक नहीं बनते हैं, जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं, नर युग्मक मादा युग्मक, तो यहाँ पे किसी भी प्रकार की युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में युग्मक का निर्माण होता है, नर युग्मक भी बनता है और मादा युग्मक भी। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स बोथ आर फॉर्म, ठीक है ना। इसी तरीके से जब यहाँ कोई गैमेट्स नहीं बनते हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नो फर्टिलाइजेशन अकर। यहाँ पे किसी भी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, नो फर्टिलाइजेशन अकर। यहाँ पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अकर। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया मतलब जब कोई नर युग्मक मादा युग्मक से मिलता है, ठीक है ना, संयुक्त होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन। निषेचन को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एसेक्सुअल में नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में माइटोसिस इन्वॉल्व होता है, ठीक है ना, जिसे हिंदी में हम लोग समसूत्री विभाजन कहते हैं। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, मियोसिस इन्वॉल्व हो रहा है। मियोसिस में को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री समसूत्री का कॉन्सेप्ट क्या है ये आप आगे पढ़ोगे। बेसिकली छोटे से तौर पे अगर मैं बताऊं तो समसूत्री का मतलब होता है जहां पे क्रोमोसोम्स के नंबर हाफ नहीं होते हैं, रिड्यूस नहीं होते हैं, यानी गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो उतनी ही रहती है हमारे सेल में जितने की एक डिप्लॉइड सेल में होती है। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, मियोसिस है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स के नंबर जो होते हैं वो रिड्यूस होके आधे हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे सेल में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मियोसिस अगर होगा यानी युग्मकों का निर्माण होगा, गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी, तो उस समय 46 से कितने हो जाएंगे, ये 23 हो जाएंगे। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। तो ये मेन डिफरेंस था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आगे का जो पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम ये जानेंगे कि ऐसे कौन से एक्सेप्शंस हैं, ऐसे कौन से प्रोसेस है या कौन सा ऐसा चीज है जिसके वजह से हमने इसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं कहा है, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।